नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने शनिवार को बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उन सभी विधानसभा क्षेत्रों से जहां समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने पिछले लोकसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया, वहां से 50,000 से अधिक वोटरों के नाम हटाने की साजिश चल रही है। यह आरोप वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के दौरान सामने आया है। मुलायम सिंह यादव की जयंती पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखिलेश ने कहा कि शादी के मौसम में SIR नहीं होना चाहिए और चुनाव आयोग को समय सीमा बढ़ानी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 255 सीटें जीतने वाली बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 162 विधानसभा सीटों पर ही आगे रही, जबकि समाजवादी पार्टी 183 सीटों पर आगे रही। कांग्रेस भी 2 से बढ़कर 40 सीटों पर आगे आई। अखिलेश ने कहा कि इसी गिरावट के बाद बीजेपी वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर रही है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से हर बूथ पर लिस्ट की जांच करने और किसी भी शिकायत की सूचना तुरंत मुख्यालय को देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने एक कथित ऑडियो रिकॉर्डिंग भी चलाई जिसमें SIR से जुड़े तकनीकी मुद्दों पर बातचीत होने का दावा किया गया। उन्होंने कहा कि कन्नौज भी टारगेट बनाया गया है। अखिलेश ने SIR के लिए साफ SOP बनाने और समय बढ़ाने की मांग दोहराई। पश्चिम बंगाल में चल रहे स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के काम के बीच नादिया जिले में एक महिला बूथ लेवल ऑफिसर PLO रिंकू तरफदार ने आत्महत्या कर ली। पुलिस को उनके घर से एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें उन्होंने अपनी मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार बताया है। परिवार का आरोप है कि SIR के काम के भारी दबाव की वजह से ही रिंकू ने यह कदम उठाया। नोट में रिंकू ने लिखा कि उन्होंने 95% ऑफलाइन काम पूरा कर लिया था, लेकिन ऑनलाइन प्रक्रिया की जानकारी न होने के कारण परेशानी बढ़ गई और सुपरवाइजर को बताने पर भी मदद नहीं मिली। रिंकू के पति असीम तरफदार ने कहा कि यह आत्महत्या नहीं, आयोग की ओर से की गई हत्या है। हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं। बर्दवान जिले में एक PLO नमिता हसंदा की ब्रेन स्ट्रोक से मौत हुई, जबकि जलपाईगुड़ी में शांति मुनि ओराव का शव मिला था। हुगली में भी एक महिला PLO दबाव की वजह से गंभीर हालत में भर्ती है। देश में 24 घंटे के अंदर बूथ लेवल ऑफिसर यानी PLO से जुड़ी 2 आत्महत्याओं ने चिंता बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में 51 वर्षीय पैरा टीचर रिंकू तरफदार जो PLO के रूप में तैनात थी, उनके घर में फांसी पर लटकी मिली। उन्होंने अपने पति और 2 बच्चों के नाम एक नोट छोड़ा जिसमें लिखा कि वह PLO की जिम्मेदारी का दबाव सहन नहीं कर पा रही। इससे पहले गुजरात के कोडिनार में सरकारी स्कूल के शिक्षक और PLO अरविंद भाई वढेर ने भी फांसी लगाकर जान दे दी थी। उन्होंने सुसाइड नोट में SIR प्रक्रिया से हुए मानसिक तनाव और थकान का जिक्र किया था। इस हफ्ते देश के कई राज्यों जलपाईगुड़ी, कालना और केरल में भी PLO की मौतें दर्ज हुईं, जिनका सीधा संबंध काम के दबाव से बताया जा रहा है। कई PLO का कहना है कि SIR एक्सरसाइज ने उनकी जिम्मेदारियां बेहद कठिन बना दी हैं। पश्चिम बंगाल के नादिया में PLO की मौत पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने X पर लिखा कि कृष्णानगर में आज एक और PLO एक लेडी पैरा टीचर की मौत की खबर सुनकर बहुत सदमा लगा। AC 82 छपरा के पार्ट नंबर 201 की PLO श्रीमती रिंकू तरफदार ने आज अपने घर पर सुसाइड करने से पहले अपने सुसाइड नोट में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दोषी ठहराया है। ममता बनर्जी ने पूछा कि और कितनी जानें जाएंगी इस SIR के लिए और कितने लोगों को मरना होगा, इस प्रोसेस के लिए हमें और कितनी लाशें देखनी पड़ेंगी। यह अब सच में बहुत चिंता की बात हो गई है। कांग्रेस ने शनिवार को मोदी सरकार से मांग की कि शहरी इलाकों में मजदूरों के लिए रोज 400 रुपए का नेशनल मिनिमम वेज, 25 लाख का यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज और एक रोजगार गारंटी कानून लागू किया जाए ताकि नए लेबर कोड के तहत असली श्रमिक न्याय मिल सके। यह बयान तब आया है जब केंद्र सरकार ने 2020 से लंबित 4 लेबर कोड को नोटिफाई किया है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पुराने 29 श्रम कानूनों को सिर्फ 4 कोड में पैक कर दिया गया है और इन्हें बड़े सुधार के नाम पर पेश किया जा रहा है, जबकि इनके नियम अभी जारी भी नहीं हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या ये कोड मजदूरों की 5 मूल मांगे पूरा कर पाएंगे, जिनमें मिनिमम वेज, हेल्थ का अधिकार, शहरी रोजगार गारंटी और सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी शामिल हैं। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी सरकार को कर्नाटक और राजस्थान की कांग्रेस सरकारों से सीखना चाहिए, जिन्होंने गिग वर्करों के लिए बड़े सुधार किए थे। नए कोड में मिनिमम वेज, सोशल सिक्योरिटी और महिलाओं की सुरक्षा जैसे फायदे तो हैं, लेकिन यूनियनों ने ले ऑफ और काम के घंटे बढ़ाने जैसे प्रावधानों पर चिंता जताई है, क्योंकि अब 300 तक कर्मचारी वाली कंपनियां बिना सरकारी मंजूरी के छटनी कर सकेंगी।
भारत सरकार ने 4 नए श्रम संहिताओं यानी लेबर कोड्स को लागू कर दिया है, जिन्हें स्वतंत्रता के बाद श्रम क्षेत्र में सबसे बड़ा बदलाव माना जा रहा है। ये नए नियम पहले के 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा को नई संरचना देते हैं। सरकार का कहना है कि इससे मजदूरों को अधिक सुरक्षा, कंपनियों को सरल नियम और अर्थव्यवस्था को तेजी मिलेगी। नए कानूनों में कंपनियों को छंटनी की सीमा 100 से बढ़ाकर 300 कर्मचारियों तक करने की अनुमति दी गई है। ग्रेच्युटी अब सिर्फ 1 साल काम करने पर भी मिलेगी, जो पहले 5 साल बाद मिलती थी। काम के घंटों को बढ़ाने की छूट, यानी कि एक दिन में 8 से 12 घंटे तक काम करने की अनुमति है, लेकिन एक हफ्ते में कुल कार्य घंटों की सीमा 48 घंटे ही रहेगी। महिलाओं को नाइट शिफ्ट में काम करने की अनुमति, जिसमें पहले कई क्षेत्रों में रोक थी, और गिग वर्कर्स को पहली बार कानूनी पहचान व सामाजिक सुरक्षा देने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं। हालांकि नए श्रम संहिताओं का ट्रेड यूनियनों ने कड़ा विरोध किया है। उनका आरोप है कि नए नियम श्रमिकों के अधिकार कम करेंगे और कंपनियों को ज्यादा ताकत देंगे। यूनियनों का आरोप है कि यह कदम श्रमिक विरोधी है और पूंजीपतियों के पक्ष में है। वहीं अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इन बदलावों से छोटी असंगठित फर्मों पर दबाव पड़ सकता है, लेकिन लंबी अवधि में न्यूनतम मजदूरी और बढ़ी हुई सामाजिक सुरक्षा के कारण ये कार्य परिस्थितियों और घरेलू उपभोग दोनों के लिए पॉजिटिव हो सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हैं। उन्होंने शनिवार को G20 लीडर्स के पहले सेशन में नेताओं को संबोधित किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने एक्स पर एक पोस्ट कर बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म यानी समग्र मानववाद के विचार का जिक्र किया, जो भारत की सभ्यता की सोच पर आधारित है। उन्होंने कहा कि इस विचार का मकसद तरक्की और धरती दोनों के बीच संतुलन बनाना है। उन्होंने यह भी बताया कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में लिए गए कई ऐतिहासिक फैसलों पर आगे काम किया गया है। प्रधानमंत्री ने दक्षिण अफ्रीका की अध्यक्षता में किए गए काम जैसे स्किल्ड माइग्रेशन, टूरिज्म, फूड सिक्योरिटी, AI, डिजिटल इकोनॉमी, इनोवेशन और महिलाओं को मजबूत बनाने के क्षेत्र में हुए काम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर में ग्लोबल साउथ की आवाज और मजबूत की जानी चाहिए। पाकिस्तान ने कहा है कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मिली मौत की सजा और उनका प्रत्यर्पण बांग्लादेश का पूरी तरह आंतरिक मामला है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश का अपना संविधान और कानून है और वहां के लोग अपनी लोकतांत्रिक और संवैधानिक प्रक्रियाओं के जरिए समस्याओं को हल करने की क्षमता रखते हैं। गौरतलब है कि इस हफ्ते बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने शेख हसीना को मानवता के खिलाफ अपराध और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर गोली चलवाने के आरोप में मौत की सजा सुनाई है। फिलहाल शेख हसीना भारत में हैं। जुलाई 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण को लेकर शुरू हुए छात्र प्रदर्शनों ने बड़े आंदोलन का रूप ले लिया था, जिसके बाद उनके इस्तीफे की मांग बढ़ी और वे देश छोड़कर भारत आ गईं। दुबई एयर शो में इंडियन एयरफोर्स का तेजस फाइटर जेट एक करतब के दौरान क्रैश हो गया, जिसमें पायलट विंग कमांडर नमाज सियाल की मौत हो गई। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक नए वीडियो में दिखा कि जेट में आग लगते ही पायलट ने आखिरी सेकंड में इजेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कम ऊंचाई और कम समय के कारण वह सफल नहीं हो सके। तेजस कम ऊंचाई पर पैरल रोल और नेगेटिव जी टर्न जैसे मैनूवर कर रहा था, तभी उसका नियंत्रण बिगड़ गया और वह जमीन से टकराकर आग के गोले में बदल गया। यह तेजस जेट से जुड़ी पहली मौत है, जिसका अब तक सुरक्षा रिकॉर्ड लगभग बेदाग रहा है। हादसे की जांच के लिए इंडियन एयरफोर्स ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के रहने वाले 37 वर्षीय विंग कमांडर सियाल का रविवार को अंतिम संस्कार होगा। उनकी पत्नी रिटायर्ड विंग कमांडर है और उनकी एक 7 साल की बेटी है। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भोपाल में कार्यक्रम में अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि लोग नैरेटिव के चक्रव्यूह में ना फंसें, क्योंकि इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। यह बयान उनके जुलाई 2025 में अचानक दिए गए इस्तीफे से जोड़ा जा रहा है। धनखड़ ने कहा कि वे 4 महीने बाद पहली बार सार्वजनिक रूप से बोल रहे हैं और उनके बयान पर कार्यक्रम में तालियां भी बजी। 74 वर्षीय धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दिया था, लेकिन राजनीतिक हलकों में माना जाता है कि उनका इस्तीफा भाजपा नेतृत्व से बढ़ते मतभेदों के कारण हुआ। बताया जाता है कि संघ से उनकी नजदीकी और कुछ मुद्दों पर स्वतंत्र रुख अपनाने के कारण पार्टी नेतृत्व असहज था। इस्तीफे से पहले उनके ऊपर दबाव की भी चर्चा थी। अब उनके बयान से साफ संकेत हैं कि वे खुद को गलत नैरेटिव का शिकार मानते हैं। धनखड़ आगे क्या रास्ता चुनेंगे यह स्पष्ट नहीं, लेकिन उनके तेवर बताते हैं कि वे अब चुप रहने वाले नहीं हैं।
दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय अवैध हथियार तस्करी रैकेट का भांडाफोड़ किया है, जो सीधे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI से जुड़ा बताया जा रहा है। यह नेटवर्क ड्रोन के जरिए पाकिस्तान से पंजाब में हथियार गिराता था और फिर इन्हें लॉरेंस बिश्नोई, बम्बिहा और गोगी गैंग जैसे अपराधी गिरोहों तक पहुंचाया जाता था। पुलिस ने रोहिणी से पंजाब और यूपी के 4 लोगों को गिरफ्तार कर और इन हथियारों में 10 अत्याधुनिक पिस्तौल बरामद की, जिनमें तुर्की और चीन में बनी बंदूकें शामिल हैं। इसी दौरान कर्नाटक के उडुपी से यूपी के 2 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है, जो भारतीय नौसेना से जुड़ी गोपनीय जानकारी पाकिस्तान को भेज रहे थे। उधर संगठित अपराध के खिलाफ कार्रवाई में NIA ने 19 नवंबर को लॉरेंस बिश्नोई के भाई और गैंग के अंतर्राष्ट्रीय संचालक अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट होने के बाद गिरफ्तार किया। इससे पहले गैंगस्टर लखविंदर कुमार भी अमेरिका से निर्वासित किया गया था। कनाडा सरकार भी इस गिरोह को 2025 में आतंकी संगठन घोषित कर चुकी है। लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल गुजरात की साबरमती जेल की हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद है, जहां उससे पूछताछ पर कड़ी पाबंदी है। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन यानी CAQM ने शनिवार को ग्रैप यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में बड़े बदलाव किए। दिल्ली की हवा अब भी बहुत खराब श्रेणी में है, इसलिए पूरे NCR में नियम और सख्त कर दिए गए हैं। ग्रैप एक इमरजेंसी सिस्टम है जो AQI और मौसम के अनुमान के आधार पर प्रदूषण नियंत्रण के लिए अलग अलग एजेंसियों को मिलकर काम करने में मदद करता है। नए बदलावों में स्टेज 2 के कई नियम अब स्टेज 1 यानी खराब AQI 201 से 301 में लागू होंगे। इसमें डीजल जनरेटर कम करने के लिए बिना रुकावट बिजली सप्लाई, भीड़भाड़ वाले इलाकों में ट्रैफिक सिंक्रोनाइजेशन, अखबार, TV, रेडियो पर पब्लिक अलर्ट और बस मेट्रो की फ्रीक्वेंसी बढ़ाकर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रोत्साहन देना शामिल है। स्टेज 3 के कुछ उपाय अब स्टेज 2 यानी बहुत खराब AQI 301 से 400 में लागू होंगे, जैसे दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में सरकारी और नगर निकाय दफ्तरों की टाइमिंग में बदलाव। हवा बेहद खराब होने के कारण इसी तरह स्टेज 4 यानी गंभीर के कुछ नियम भी अब स्टेज 3 में लागू किए जा रहे हैं। इसमें सरकारी, निजी और नगर निकाय दफ्तरों में 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम देने का विकल्प शामिल है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।